दोस्तों, मैं अंकुर जोशी आपका अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए चलते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां होती है। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं वो किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने समझा था। और राशियां समझी थी, राशियों के स्वामी समझे थे। और जो ग्रह होते हैं वो कौन कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कौन कौन सी राशि में नीच के होते हैं। और साथ ही हमने जो ग्रहों की डिग्रियां हैं वो भी समझी थी। और उसके बाद हमने केंद्र स्थान और त्रिकोण और त्रिक भावों को समझा था कि कौन कौन से ग्रह ये होते हैं। आज हम जो बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रहों की दृष्टियां, ये हम आज ही समझेंगे। देखिए, जो 4 ग्रह होते हैं, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, मतलब ये जो चारों जो ग्रह होते हैं ये अपने से 7वें घर को देखते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी ग्रह होते हैं, जैसे सूर्यदेव हो गए, चंद्रदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव, शनिदेव, गुरुदेव, राहुदेव, केतुदेव, इनको एक दृष्टि तो सब में कॉमन होती है। मतलब ये ग्रह जहां कहीं भी बैठे होंगे अपने से 7वें घर को जरूर देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मतलब सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं तो सूर्य से 7वां जो घर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस घर को जरूर देखेंगे। ठीक है, सूर्य अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ जरूर देखेंगे। देखिए, 4 जो ग्रह है उनको केवल सिंगल एस्पेक्ट मिली हुई है, सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव और शुक्रदेव। ये केवल मतलब अपने से जो 7वें घर को देख सकते हैं, 7वीं उनकी दृष्टि होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो मंगलदेव को 7वीं दृष्टि के अलावा दो और स्पेशल दृष्टियां मिली हुई है। वो मिली हुई है 4th और 8th। यानी कि मंगलदेव कहीं भी कुंडली में बैठे होंगे तो 7वें घर को तो वो देखेंगे ही, और उसके साथ ही चौथा घर और अपने से 8वें घर को जरूर देखेंगे। जैसे मंगल ग्रह जो मंगल देव है वो यहाँ बैठे हुए हैं तो अपने से जो चौथा जो घर हुआ, यानी मंगल देव यदि इस घर में बैठे हुए हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ उनकी दृष्टि होती है। फिर 7वीं दृष्टि होती है, 5 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ होती है। और जो मतलब 8वीं जो दृष्टि होती है वो यहाँ होगी। मतलब मंगल देव जहाँ कहीं भी कुंडली में होंगे वहां से अपने से चौथा घर, अपने से 7वां घर और 8वें घर को जरूर देखते हैं। देखिए, जो भी ग्रह है उनकी देखिए ये कॉमन दृष्टि होती है, 7वीं जो दृष्टि होती है वो कॉमन होती है। मतलब जो कोई भी ग्रह है वो अपने से 180 डिग्री के एंगल पर अपने से जस्ट सामने वाले ग्रह को देखते हैं। और देखिए, जो शनि देव जो होते हैं, शनि देव को भी 7वीं दृष्टि तो कॉमन है ही है। इसके अलावा जो स्पेशल जो दृष्टि है वो 3री और 10वीं है। यानी कि शनि देव कुंडली में कहीं भी बैठे होंगे तो अपने से वो 3रे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को जरूर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शनिदेव कुंडली में यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब 3रे घर में यदि शनिदेव बैठे हुए हैं तो यहाँ से उनका 3रा घर कौन सा होगा, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, यहाँ शनिदेव की दृष्टि होगी। फिर 7वीं दृष्टि कौन सी होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, इस घर में शनिदेव की दृष्टि होगी। उसके बाद जो 10वां घर होता है उस पर भी शनिदेव की दृष्टि होगी। 10वां घर कैसे, पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, मतलब इस घर में भी शनि देव की जो 10वीं दृष्टि है वो होगी। अगला हम बात करेंगे गुरुदेव भी इस मतलब कुंडली में कहीं भी यदि बैठे हैं तो अपने से 5वें भाव को, अपने से 5वें घर को या 7वें घर को और 9वें घर को जरूर देखते हैं। इसके साथ ही राहु देव और केतु देव को भी गुरुदेव के समान ही दृष्टियां मिली हुई है। वो राहु देव और केतु देव भी अपने से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। हमें यह देखना होगा कि जो भी कुंडली में ग्रह है वो कुंडली के लिए योग कारक है या मारक है, मतलब कुंडली के लिए शुभ है या अशुभ है। यदि कोई ग्रह यदि कुंडली में शुभ है या अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है और अच्छे घर में प्लेस है तो उसकी जहां भी दृष्टि पड़ेगी वहां से हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यदि कोई ग्रह कुंडली में मारक है, गलत जगह प्लेस्ड है या कोई भी ग्रह नीच का होकर के अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं तो जहां जहां भी उनकी दृष्टि होगी वहां से हमको अशुभ रिजल्ट मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, ये जो दृष्टियां हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है। क्योंकि मतलब मैंने आपको पिछले वाले एपिसोड में राशियां, उनके स्वामी, उच्च ग्रह, नीच ग्रह, ये सब समझा दिए थे। ये आपके लिए, ये भी आप जैसा आपने उनको याद किया वैसे ही आप इन ग्रहों की दृष्टियों को याद करें तो मतलब आप काफी हद तक अपना बेसिक क्लियर करने के नजदीक होंगे।
देखिए, कुंडली में कुछ ऐसी सिचुएशन कभी बनती है कि यदि कोई ग्रह नीच का भी है तो भी उसकी जो दृष्टियां हैं वो हमें अच्छे रिजल्ट देती है। वो कंडीशंस कुछ होती है, वो कुछ राजयोग बनते हैं। जैसे कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, यदि उसका नीच भंग हो रहा हो तो वो कहीं ना कहीं वो जो ग्रह है जो नीच राशि में बैठे हुए हैं वो हमें अशुभ परिणाम नहीं देंगे। ये मैं आपको आने वाले एपिसोड में नीच भंग राजयोग भी समझा दूंगा डिटेल में। अभी हम यहाँ केवल ग्रहों की दृष्टियां समझ रहे हैं। ये जो दृष्टियां मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल आपको कंठस्थ बिल्कुल दिमाग में बैठानी है कि कौन कौन से ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां होती है। देखिए, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। और यदि आप सीधे ही मेरे इस चौथे वीडियो में आ गए हैं, चौथे लेसन में आ गए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट वाले वीडियो से देखें ताकि आपके जो भी बेसिक के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। अब हम ये समझेंगे कि जो कौन कौन से ग्रह होते हैं आपस में मित्र होते हैं और कौन कौन से ग्रह आपस में शत्रु होते हैं। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कौन कौन से जो ग्रह देवता की श्रेणी में आते हैं, कौन कौन से जो ग्रह है वो दानवों की श्रेणी में आते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे कि मंगलदेव ये देवता की श्रेणी में आते हैं। मंगलदेव ये देवता की श्रेणी में आते हैं। और चंद्रदेव भी जो है वो देवता की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है बृहस्पति देव यानी गुरुदेव, ये भी देवता की श्रेणी में आते हैं। चौथा है सूर्यदेव, यानी मंगलदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव और सूर्यदेव, ये चारों ही जो ग्रह होते हैं ये देवताओं की कैटेगरी में है, देवताओं की श्रेणी में आते हैं। और शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, ये जो चारों ग्रह है, चारों जो ग्रह है ये दानवों की कैटेगरी में आते हैं। शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। देखिए, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव ये दानवों की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, मैंने पहले लिखा कि देवता की जो कैटेगरी है उनमें मंगलदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव और सूर्यदेव, ये चारों देवताओं की श्रेणी में आते हैं। ये आपस में मित्र होते हैं। और जो दानवों में जो है शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, ये भी आपस में मित्र होते हैं। मतलब ये इनकी आपस में मित्रता होती है। इसमें आप ये देख रहे होंगे कि बुध ग्रह का कहीं भी नाम नहीं आया। मैं अब यहां लिखूंगा बीच में बुध देव। देखिए, बुध देव जो है, बुध देव की जो है जो अपने दानव जो है उनसे भी मित्रता होती है और जो देवता वाले ग्रह है उनसे भी मित्रता होती है। देखिए, बुध देव की शुक्र देव से भी मित्रता है, बुध देव की शनि देव से भी मित्रता है, बुध देव की राहु देव से भी मित्रता है और बुध देव की केतु देव से भी मित्रता है। देखिए, बुध देव की जो मित्रता है वो सभी जो दानव ग्रह हैं उनसे उनकी मित्रता है। और बुध देव की मंगल देव के साथ में शत्रुता है और बुध देव की चंद्रदेव के साथ में शत्रुता है। ठीक है। और बुध देव की बृहस्पति यानी जो गुरुदेव है उनके साथ में उनकी मित्रता है और बुध देव की सूर्य देव के साथ में मित्रता है। देखिए, कुछ जो ज्योतिषी होते हैं वो ये मानते हैं कि बुध देव और बृहस्पति देव आपस में शत्रु होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बुध देव का संबंध जो है वो हमारी बुद्धि से होता है, हमारी मेमोरी से होता है, और जो बृहस्पति देव का संबंध है वो ज्ञान से होता है। देखिए, तो मतलब इस हिसाब से बुध और गुरु देव आपस में एक दूसरे के पूरक हुए, यानी कि ज्ञान और बुद्धि एक दूसरे के पूरक है। यदि कोई ज्ञान लेना चाहता है तो बिना मेमोरी के वो संभव नहीं है। कोई ज्ञान अर्जित करना चाहता है तो मतलब मेमोरी तो चाहिए ही होती है, इसलिए हम इनके जो है मित्र इन्हें मानते हैं। देखिए, आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये जो ग्रह है ये देवता के ग्रह है, ये देवता श्रेणी के ग्रह है, ये इनकी आपस में मित्रता है। और ये जो ग्रह है ये दानव श्रेणी के हैं, इनकी आपस में मित्रता है, मतलब इनकी आपस में मित्रता है और इनकी आपस में मित्रता है, और इनकी आपस में शत्रुता है, मतलब इन चारों की और इन चारों की आपस में शत्रुता है। लेकिन मतलब किसी कंडीशन में ये आपस में सम हो सकते हैं, लेकिन ये मित्र नहीं हो सकते। और बुधदेव जो है, बुधदेव की इन चारों के साथ में मित्रता है, और बुधदेव की मंगलदेव और चंद्रदेव के साथ में शत्रुता है, और साथ ही बृहस्पति देव और सूर्यदेव के जो साथ में इनकी मित्रता है। अब हम एक मेष लग्न की कुंडली का एग्जाम्पल लेते हैं कि उस कुंडली में कौन कौन से जो ग्रह होते हैं वो जो योग कारक हैं और कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं, ये हम समझने का प्रयास करेंगे।
जैसे देखिए कि लग्न में यदि 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब इस घर की जो स्वामी हुई वो मतलब मेष राशि है इस घर में, यानी मेष लग्न की है कुंडली हुई। यहाँ 2 नंबर होगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब इस कुंडली के हिसाब से देखने से ये आपको लग रहा होगा कि ये मेष लग्न की कुंडली है, क्योंकि इस कुंडली के पहले भाव में मतलब 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी 1 नंबर, यानी ये 1 नंबर यहाँ आप ये देखिए मेष, और इस राशि के स्वामी कौन हुए? मंगल। यानी कि जो पहले घर में मेष राशि है और मेष राशि के जो स्वामी होते हैं मंगल, यानी कि इस कुंडली में जो लग्न के स्वामी हुए वो मंगल देव हुए। देखिए ये बहुत एनर्जेटिक लग्न है, मतलब जो इस लग्न के जो जातक होते हैं, जो लोग होते हैं, इनके चेहरे पर सूर्य और मंगल का मतलब प्रभाव दिखाई देता है। अब हम ये समझेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं और कौन कौन से ग्रह मारक हैं। ये योग कारक और मारक। देखिए जो पहला जो ग्रह है इसमें मेष राशि है, इनके जो स्वामी हुए मंगल देव, यानी कि लग्नेश तो हमेशा योग कारक ही होते हैं, भले ही उन्हें दूसरा जो ग्रह है वो भले ही उन्हें जो गलत स्थान मिल गया हो या अशुभ स्थान मिल गया हो। जैसे यहाँ जो मंगल देव है, मंगल देव को एक तो पहले घर के जो स्वामी है, और मंगल देव 8वें घर के भी स्वामी है। 8वां घर शुभ नहीं माना गया, अशुभ माना गया है, लेकिन लग्नेश को यदि अशुभ घर भी मिला है कोई, तो भी वो योग कारक की श्रेणी में ही आते हैं। तो मंगल देव हुए यहाँ योग कारक। दूसरा हम बात करेंगे कि शुक्रदेव देखिए दूसरे घर में जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव, और इनके साथ ही इनको शुक्रदेव को जो 7वें घर में जो तुला राशि है वह तुला राशि के भी स्वामी है। लेकिन ये देखिए अब मंगल देव जो है मतलब इस कुंडली में जो मंगल देव है, मंगल देव ने शुक्र देव को एक तो दूसरा कर दिया है और एक 7वां कर दिया है। तो मंगल देव और शुक्र देव आपस में शत्रु हुए। देखिए यहां आप देख सकते हैं मंगल देव और शुक्र देव आपस में शत्रु है। तो अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार भी इसमें जो 7वां जो घर के जो लॉर्ड होते हैं वो भी मतलब लग्नेश के शत्रु होते हैं। तो इसमें शुक्र देव यहाँ पर इस कुंडली में मारक हुए। अब हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में देखिए कि मिथुन राशि है, मिथुन राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो बुध देव होते हैं, उन्हें तीसरा घर मिला है। मतलब तीसरे घर को भी हम अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत करवाता है। मतलब मेहनत के कंपैरिजन में हमें जो रिजल्ट्स है वो कम मिलते हैं, स्ट्रगल ज़्यादा करवाता है। तो एक घर तो इन्हें मतलब तीसरा घर दिया है मंगल देव ने इस कुंडली में। और जो छठा घर है, छठा घर भी बुध देव को दिया है। देखिए 6 नंबर यानी कन्या राशि, मतलब इस घर के भी जो लॉर्ड हुए वो हुए बुध देव, यानी कि ये घर भी अच्छा नहीं दिया, ये घर भी अच्छा नहीं दिया। तो इस कुंडली में जो बुध देव है वो मारक है। देखिए अब यहां भी देख सकते हैं कि बुध देव और मंगल देव आपस में शत्रु है। तो मंगल देव ने इस कुंडली में जो है बुध देव को अच्छे घर नहीं दिए हैं, अच्छे स्थान नहीं दिए हैं। तो ये बुध देव जो है इस कुंडली में मारक हुए। अब हम बात करेंगे फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में देखिए कर्क राशि है, और कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो हुए चंद्रमा। तो मतलब चंद्रमा और मंगल दोनों ही आपस में मित्र हैं, और मंगल देव ने यहाँ पर इस कुंडली में चंद्रदेव को बहुत अच्छा स्थान दिया है, सुख का स्थान दिया है, इसलिए चंद्रदेव भी इस कुंडली में योग कारक हुए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में देखिए सिंह राशि है, और मंगल देव ने सूर्य देव को, चूंकि आपस में ये मित्र है, तो इनको बहुत अच्छा फिफ्थ हाउस दिया है, मतलब त्रिकोण का घर दिया है। तो सूर्य देव भी यहाँ इस कुंडली में योग कारक है। देखिए इनको हमने समझ लिया, बुध देव को, शुक्र देव को हमने समझ लिया, और मंगल देव को हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे 9th हाउस। देखिए 9th हाउस में राशि है धनु राशि, और इनके जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं गुरुदेव। देखिए गुरुदेव जो है त्रिकोण के भी स्वामी हैं, और साथ में मंगल देव ने उन्हें जो 12वां ग्रह है जो कि अशुभ माना गया है वो भी दिया है। देखिए एक बात आप बिल्कुल कंठस्थ बैठा लीजिए कि जो लग्नेश होता है, लग्नेश को यदि एक घर और अशुभ मिला हुआ है या अच्छा घर नहीं मिला है तो वो भी योग कारक ही की कैटेगरी में ही आएंगे। और जो त्रिकोण के जो लॉर्ड होते हैं, त्रिकोण के स्वामी को भी यदि कोई भी अशुभ घर मिला हुआ है, यानी कि 6, 8, 12 कोई भी गलत घर मिला हुआ है, तो भी वो योग कारक की श्रेणी में ही आएंगे।
क्योंकि ये घर इन घरों को शुभ माना गया है। अब हम मतलब यहाँ गुरुदेव भी मतलब योग कारक की कैटेगरी में आ गए, योग कारक है इस कुंडली के हिसाब से। अब बात करेंगे शनिदेव। देखिए शनिदेव को दो घर की लॉर्डशिप दी है यहाँ मंगल देव ने, एक तो कर्म स्थान की और एक लाभ स्थान की। मतलब 10वां घर और 11वें घर की लॉर्डशिप यहाँ शनिदेव के पास है। देखिए भले ही यहाँ पे शनिदेव और मंगल देव आपस में शत्रु है, लेकिन मतलब मंगल देव ने जो शनि देव को है यहाँ पर अच्छे घर की प्लेसमेंट दी है, अच्छे घर दिए हैं दोनों। एक घर जो है वो कर्म का है और दूसरा घर जो लाभ का दिया है। मतलब कहीं ना कहीं शनि मतलब दो अच्छे घरों में प्लेस है। तो यहाँ पे मतलब हम शनि को सम मान सकते हैं क्योंकि आपस में शत्रु भी है, लेकिन मंगल देव ने चूंकि इनको अच्छे कर दिए हैं तो मतलब हम इन्हें योग कारक की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो देखिए ये आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको इन बातों का बिल्कुल ख्याल रखना है कि ये जो ग्रह है ये आपस में मित्र है। देवता ये चारों ग्रह आपस में मित्र है, ये दानव चारों ग्रह आपस में मित्र है और इन दोनों की आपस में शत्रुता है। लेकिन जो बुध देव है, बुध देव इन चारों के आपस में मित्र है और बुध देव जो मंगल देव और चंद्र देव के शत्रु है, लेकिन बृहस्पति देव और सूर्य देव के मित्र हैं। देखिए आज जो मैंने आपको बताया ग्रहों की दृष्टियां, ये आपको बिल्कुल कंठस्थ इनको याद करना है और कौन कौन से ग्रह आपस में मित्र है, कौन कौन से ग्रह आपस में शत्रु है, ये बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और यदि ये आपको आ गया कि कुंडली में कौन से ग्रह जो होते हैं वो मारक है और कौन से ग्रह योग कारक, देखिए यदि ये चीजें जो आपके समझ में आ गई तो समझिए कि आपका जो बेसिक का है वो बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुंडली में कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं, कौन कौन से योग कारक होते हैं। यदि कुंडली में कोई भी ग्रह यदि योग कारक है तो वो अच्छे रिजल्ट देंगे और कोई भी ग्रह यदि कुंडली में मारक है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। देखिए ये योग कारक जो ग्रह है कुंडली में, इनकी जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तो मतलब मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से मतलब इन ग्रहों की जब भी यदि दशा अंतर्दशा आएगी तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको प्रोग्रेस मिलेगी। और यदि जो मारक ग्रह है उनकी यदि जीवन में आपके दशा अंतर्दशा आती है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए इनके मैं आपको कुछ उपाय भी बता दूंगा आने वाले वीडियोस में कि कोई ग्रह यदि आपके खराब स्थिति में है तो मतलब आप क्या कर्म करें जिससे कि मतलब उसकी नेगेटिविटी आपके जीवन पर कम रहे। देखिए एक बात और इम्पोर्टेंट है कि कोई भी ग्रह यदि मतलब आपकी कुंडली में योग कारक है और वो गलत घर में प्लेस्ड है, जैसे कोई भी जो ग्रह है आपकी कुंडली में यदि योग कारक है, जैसे गुरुदेव आपकी कुंडली में योग कारक है ना, और वो जो ग्रह है वो यदि नेगेटिव यानी गलत घर में यदि प्लेस्ड है, यानी कि इस घर में प्लेस्ड है, तो देखिए इसमें एक कंडीशन और है कि यदि मतलब इस घर में भी यदि गुरुदेव प्लेस्ड है तो एक विपरीत राजयोग भी बन सकता है। दूसरा ये कि कोई भी कुंडली में योग कारक ग्रह, जैसे चंद्रमा इस कुंडली में योग कारक है तो चंद्रमा यदि मतलब गलत घर में बैठा हुआ है, जैसे 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में यदि चंद्रमा मतलब प्लेस्ड है तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। इस कंडीशन में यदि आपने रत्न पहन लिया तो मतलब वो उस घर को मतलब एक्टिव कर देंगे जिस घर में वो ग्रह मतलब प्लेस्ड है। जैसे चंद्रमा, जैसे इस कुंडली में इस घर के जो लॉर्ड है वो योग कारक है और यदि इस घर में यदि चंद्रमा प्लेस हो जाएंगे आपकी कुंडली में, इस घर में यदि आपके चंद्रमा हुए तो मतलब वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। और इस कंडीशन में यदि आपने मतलब इसका रत्न यदि धारण कर लिया तो वो इस घर को एक्टिव कर देंगे, यानी इस घर की जो भी नेगेटिविटी है उसको बूस्ट करेंगे। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है। इस वीडियो को आप बार बार देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बनाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये समझ आया या नहीं। और यदि इससे संबंधित यदि कोई आपके प्रश्न भी है तो भी आप वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।